नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के YouTube चैनल पे। और रोज की तरह आज भी हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ MCQs, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में हाल फिलहाल में घटी हुई घटनाओं को हम जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उसके पीछे की कुछ स्टैटिक पॉइंट्स को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो की शुरुआत और दिन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट से। और वो कोट क्या है कि ऑलवेज डू योर बेस्ट, व्हाट यू प्लांट नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है कि आप अपना बेस्ट करें। ठीक है, आप जो भी काम करते हैं आप उसमें अपना 100% दें। ठीक है, हो सकता है आपको सफलता शुरू में नहीं मिलेगी, बट अगर आपने अपना 100% दिया है और आप इम्प्रोवाइजेशन के लिए ओपन है, आप चीज़ों को, अपने फीडबैक्स को आप पॉजिटिवली लेते हैं, तो क्या होगा, तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी आपने मेहनत की है उसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा। सो let's start with very first question with this positive attitude, and that question is right on your screen and it says that what is the revised estimated GDP growth rate for 21-22 by NSO in percentage। NSO द्वारा 2021-2022 के लिए संशोधित अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद GDP विकास दर प्रतिशत में क्या है। हमारे ऑप्शन है A 9.2%, B 8.9%, C 8.3% या D 9.5%। तो जान लेते हैं कि सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर है 8.9%। जी हाँ, तो ये जीडीपी क्या होता है। जीडीपी आप सबको पता है कि एक तरह से एक इस देश ने या कोई भी देश ने कितने कमाई हुई है उसमें, और उसका क्या कैलकुलेशन होता है वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर। बट ये बेसिकली आप रफली समझोगे तो वही होता है कि इस देश ने कितनी कमाई की है इस साल में। तो और जीडीपी ग्रोथ रेट क्या हुआ कि जीडीपी ग्रो हो रही है। जैसे कि अब हमने कमाया 8 रुपये, कल कमाए 10 रुपये, तो 2 रुपये क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। और ग्रोथ परसेंट क्या हो गया, 2/8। ठीक है, तो अब इसमें क्या इंक्रीज हो रहा है, वो क्या इंक्रीज होगा इसमें, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। तो पहले जो एस्टिमेट निकाला था एनएसओ ने, उसके अकॉर्डिंग ये जो ग्रोथ था ये होना चाहिए था 9.2%, बट अब इसे रिवाइज किया गया, इसे कर दिया गया कितना, 8.9%, यानी कि अनुमानित, मतलब अगले साल एनएसओ ने अनुमान किया है, नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन ने अनुमान किया है कि अगले साल जो है वो ये ग्रोथ रेट के साथ भारत आगे बढ़ेगा जीडीपी में। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और जो भी इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, लाइक मूडीज़ भी निकालती है अपना, वर्ल्ड बैंक के कुछ रिपोर्ट होते हैं इसके लिए, तो इन सबको आपको क्या करना है, आपको सही से पढ़ना है, नोट्स बना के। ठीक है, कि मूडीज़ का क्या एस्टिमेशन था और वर्ल्ड बैंक का क्या एस्टिमेशन था, IMF का क्या एस्टिमेशन था, और जो हमारे संस्थानीय हैं नेशनल्स लाइक एनएसओ एंड अदर, तो उनका क्या एस्टिमेशन है जीडीपी को लेके। ये चीज़ें जो है अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है रिसेंट में, तो रिसेंट के एग्जामों के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 विच इज राइट ऑन स्क्रीन एंड इट सेज दैट विच 2 cities आर प्रेडिक्टेड टू रीच वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेंटीग्रेड। किन 2 शहरों में वेट बल्ब तापमान 35 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। हमारा ऑप्शन है ए दिल्ली एंड इंदौर, दूसरा ऑप्शन है बी कानपुर एंड जयपुर, तीसरा ऑप्शन है सी लखनऊ एंड पटना एंड चौथा ऑप्शन है डी मुंबई और भोपाल। तो पहले जान लेते हैं सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लखनऊ एंड पटना। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि वेट बल्ब टेम्परेचर होता क्या है। ठीक है, बहुत लोग ने हो सकता है यह टर्म सुना ना हो पहले, तो इसको समझते हैं पहले। देखो होता क्या है, इवोपोरेशन आप सब जानते हो क्या होता है। इवोपोरेशन होता है कि पानी जो है वो वेपर में बदल जाता है। ठीक है, यानी कि लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में चला जाता है, और ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले करता है जब इवोपोरेशन होता है। जैसे कि हमारे घर कपड़े सूखते हैं, तो ये इवोपोरेशन होता है, इसके लिए कुछ मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, कुछ तापमान चाहिए होता है, इतना तापमान पहुंचेगा तभी ये इवोपोरेशन हो पाएगा। ठीक है, इससे कम तापमान में इवोपोरेशन हो नहीं पाएगा एट गिवन प्रेशर। ठीक है, 2 चीज़ें चाहिए होती है, प्रेशर और टेम्परेचर, फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखो कि एक जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल होता है उस पर वो क्या टेम्परेचर है जिसके लिए इवोपोरेशन हो सकता है। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर क्या है, वही हो जाता है हमारा क्या, वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर वेट बल्ब टेम्परेचर आप 35 डिग्री जैसे की बात की गई है पटना और लखनऊ के लिए, एस्टिमेटेड है, मतलब ये भविष्य में हो सकता है, अभी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 35 डिग्री का टेम्परेचर पहुंचेगा तभी इवोपोरेशन हो पाएगा। ठीक है, इससे कम में इवोपोरेशन हो नहीं पाएगा। तो बेसिकली ये एक अच्छी न्यूज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जो इन देशों में क्या है कि गर्मी की ह्यूमिडिटी का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर इवोपोरेशन नहीं होगा तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, और क्या होगा, हमारे जो इन्वायरमेंट है इसके लिए ये काफ़ी नुकसानदायक होगा। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है ये तैयार की गई है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट
चेंज के द्वारा, ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा, ठीक है। तो ये जो IPCC है इसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, ठीक है। और ये जो IPCC इसका काम ये है कि इस तरह की रिपोर्ट जारी करते हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट और दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ हमें कंसर्न है और कहाँ कहाँ हमें जो है वो काम करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में बताया कि और भारत के शहरों में ये देखा जाए तो लखनऊ और पटना ये दो ऐसे शहर हैं जहाँ पे ये टेम्परेचर 35 डिग्री तक जाने का अनुमान है। मतलब ये स्थिति काफ़ी गंभीर होने वाली है इन दो शहरों में। तो इन दो शहरों में को इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और बाकी शहरों के लिए भी काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन, जैसे कि मुंबई के लिए भी ये कह रहे हैं कि 34 डिग्री तक ये टेम्परेचर जा सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी संस्थानें होती हैं, वो आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो है इन्वायरमेंट को लेकर कंसर्न काफ़ी बढ़ रहा है, ठीक है। हमारे देश ने भी, जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि 2070 तक हमें क्या करना है, कार्बन इमिशन फ्री बनाना है। मतलब हमें कार्बन इमिशन को कम करना है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को बढ़ावा देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है और IPCC इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके हेड कौन है, इन चीज़ों के बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और इसके जो रिपोर्ट्स आए हैं अभी रिसेंटली उसके बारे में भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये रिपोर्ट्स जो IPCC का है इसे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बट कोविड के कारण इसे थोड़ा डिले कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन है इन्वायरमेंट को रिलेटेड और इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ता हूँ मैं अब अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 विच इज ऑन योर स्क्रीन एंड इट सेज दैट which among the following cabinet minister is among ministers which are sent to neighboring countries of Ukraine for evacuation mission? निम्नलिखित में से कौन से कैबिनेट मंत्री उन मंत्रियों में से हैं जिन्हें यूक्रेन के पड़ोसी देशों में निकासी मिशन के लिए भेजा गया है? हमारा ऑप्शन है A पीयूष गोयल, B मनसुख मंडाविया, C राजनाथ सिंह या D ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो पहले जान लेते हैं सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर D ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उस टीम में है, उस 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स की टीम में है जिन्हें यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया है इवोक्यूएशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। आपको पता है यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। तो ऐसे में ऑपरेशन गंगा के तहत, जिसके हमने कल भी जिक्र किया था करंट अफेयर की वीडियो में, ऑपरेशन गंगा, ठीक है, इसके तहत क्या किया जा रहा है कि वहाँ पे जो भारतीय फंसे हुए जो स्टूडेंट्स हैं या जो वहाँ काम करते हैं भारतीय नागरिक, उन्हें हमें क्या करना है, वापस अपने देश बुलाना है, ठीक है। तो इसके तहत जो पड़ोसी देश हैं, जैसे कि हंगरी होता है, यूक्रेन के पड़ोसी देश में एक हंगरी शामिल है, एक रोमानिया शामिल है, ठीक है। तो ऐसे यूक्रेन के जो भी पड़ोसी देश हैं रशिया के अलावा, उनके साथ क्या हुआ कि उनके साथ हमने एक टाई अप बनाया है, ठीक है, जिसके तहत क्या होगा कि जो भी भारतीय हैं वो अगर बच के यहाँ पे हंगरी या रोमानिया पहुँच गए हैं, उन्हें इवैक्यूएट करके वापस भारत लाया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए एयर इंडिया की फ़्लाइट्स भेजी गई हैं। इसके अलावा अब स्पाइस जेट और इंडिगो की भी फ़्लाइट्स भेजी गई हैं। और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक लगभग 2000 भारतीय नागरिक जो हैं वो यूक्रेन से भारत लाए जा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है और इसे अच्छे से कैरी आउट करने के लिए सरकार ने क्या किया है, 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स को इन जो पड़ोसी देश है रोमानिया में, हंगरी में, स्लोवाक में, यहाँ पे इन्हें भेज दिया गया है, ठीक है। ये कौन कौन से मंत्री हैं, ये मंत्रियों के नाम इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि हरदीप सिंह हैं, ये यूनियन अर्बन अफेयर मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनका नाम अभी लिया, ये कौन है, ये सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। इनके अलावा किरण रिजिजू भी गए हैं और जनरल वीके सिंह भी राज्य मंत्री हैं मोदी सरकार में और ये भी गए हुए हैं इस इवैक्यूएशन मिशन में, ठीक है। तो ये 4 मंत्रियों के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर पढ़ें, इसके बारे में भी और ऑपरेशन गंगा के बारे में भी आप जरूर पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं और ये भारत सरकार के बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 विच इज ऑन योर स्क्रीन एंड दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। ये प्रश्न क्या कहता है, रिसेंटली विच कंट्री साइंड द फॉर्मल रिक्वेस्ट टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन, ठीक है। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ में शामिल होने के औपचारिक अनुरोध पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारा ऑप्शन है A रशिया, B यूके, C यूक्रेन या D बेलारूस। तो जान लेते हैं पहले सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है यूक्रेन। तो यूक्रेन ने क्या किया है, अभी हाल ही में एक फॉर्मल रिक्वेस्ट साइन किया है, मतलब फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजा इन्होंने किसको, यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन यूनियन को फॉर्मल रिक्वेस्ट भेज के उन्होंने इसमें शामिल होने की बात कही है कि यूक्रेन जो है यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहता है। ये यूक्रेन ऐसा चाहता क्यों है? अब देखिए यूरोपियन यूनियन क्या एक बहुत बड़ी संस्थान है, यूरोप की जो भी कंट्रीज़ हैं वो इसमें आते हैं। यूक्रेन भी यूरोप में है बट वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है।
तो यूक्रेन अगर यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाता है तो इसे क्या होगी, इसके काफ़ी बेनिफिट्स इसे मिलेंगे, ठीक है। और जो भी है इसे इस युद्ध के दौरान जो भी इसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उसमें से कुछ कमी आ सकती है, कुछ सपोर्ट इन्हें मिल सकता है, ठीक है। बट अभी इन्हें यूरोपियन यूनियन में भागीदारी मिली नहीं है। अभी इन्होंने बस एक रिक्वेस्ट साइन किया है, रिक्वेस्ट भेजा कि मुझे यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लो, ठीक है। तो इससे पहले जो लास्ट कंट्री यूरोपियन यूनियन में शामिल हुई थी वो कौन सी थी, ये भी जानना जरूरी है। 2013 में क्रोएशिया नाम की एक देश है मतलब, ये क्या किया है इन्होंने 2013 में यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया था और यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने वाला ये लास्ट कंट्री है, ठीक है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन को छोड़ा भी है, ब्रिटेन ने छोड़ा है, ठीक है। ब्रेक्सिट काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट था, ब्रेक्सिट के बारे में भी आप जरूर पढ़िए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर रहा ये, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ नेशनल साइंस वीक सेलिब्रेटेड फ्रॉम फरवरी 22 to 28? 22 फरवरी से 28 फरवरी तक मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह का आधिकारिक नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है ए विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, ऑप्शन बी विज्ञान मुख्य ज्ञानम, ऑप्शन सी विज्ञान प्रमुख ज्ञानम या ऑप्शन डी विज्ञान सर्वस्त्र अस्ति, ठीक है। पहला ऑप्शन ए विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, दूसरा ऑप्शन बी विज्ञान मुख्य ज्ञानम, तीसरा ऑप्शन सी विज्ञान प्रमुख ज्ञानम या चौथा ऑप्शन डी विज्ञान सर्वत्र अस्ति। तो जान लेते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, ठीक है दोस्तों। तो नेशनल साइंस वीक ये कब से कब तक सेलिब्रेट किया गया, इंपॉर्टेंट है, फरवरी 22 to 28 और 28 फरवरी क्या होता है, नेशनल साइंस डे, जिसकी इन्फॉर्मेशन कल के करंट अफेयर वीडियोस में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कल का करंट अफेयर वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आप इसे जरूर देखें, जरूर रिवाइज किया अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है। आपने देखा है तो इट्स वेरी गुड कि आप करंट अफेयर रोज प्रैक्टिस करते हो। तो जो 28 फरवरी तक जो हफ्ता चला है उसका नाम क्या था, उसका नाम था विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, मतलब विज्ञान की हर जगह पूजा होनी चाहिए, हमें विज्ञान को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जो साइंटिफिक चीज़ें, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो अपने अंदर लाना चाहिए, ठीक है। तो जो ये हफ्ता मनाया गया किसके अंतर्गत है, आपको पता होगा कि अभी चल रहा है ये 2022 ईयर और ये हमारी आज़ादी का 75वां वर्ष है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव अक्सर सुनने को मिलता है और इसी के तहत जो नेशनल साइंस वीक है इसे सेलिब्रेट किया गया ताकि भारत में जो भी साइंस का इनोवेशन हो रहा है या जो भी चीज़ें हो रही उन्हें प्रोत्साहन मिल सके और उनका एक प्रदर्शनी लगाया जा सके। तो इसी के लिए ये हफ्ता मनाया गया है और 75 लोकेशंस पर इस हफ्ते को मनाया गया, ठीक है। 75 लोकेशन पर, 75 साल हो रहे हैं आज़ादी के, 75 लोकेशन पर इस जो इवेंट है इन्हें कंडक्ट करवाया गया, ठीक है। भारत सरकार का ही ये इनिशिएटिव है। तो विज्ञान सर्वत्र पूज्यते इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसका नाम है, इसका नाम आप जरूर याद रखें। साइंस डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इसको भी जानना जरूरी है, तो इसकी रिगार्डिंग जो कल करंट अफेयर वीडियो थी वो आप जरूर देखें। तो इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो महिलाओं का हमारे जीवन में जो योगदान रहा है और जो महिलाएं जो हैं वो अलग अलग समाज से आके अलग अलग कठिनाइयों से जूझ के आगे बढ़ती हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ही जो है सरकारी परीक्षा पर एक क्विज कॉन्टेस्ट होगा, ठीक है। आप सब इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें और इसके रिलेटेड जो भी अदर इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको जल्द प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। और क्विज जीतने वाले को इनाम भी मिलेगा और क्या इनाम मिलेगा ये सब सरप्राइज है, ये सब आपको जल्द पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 विच इज राइट ऑन योर स्क्रीन एंड इट सेज दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज द थीम कंट्री फॉर द 45th एडिशन ऑफ कोलकाता बुक फेयर। कोलकाता पुस्तक मेले के 45वें संस्करण का थीम देश निम्नलिखित में से कौन सा है। हमारा ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार या डी नेपाल। तो पहले जान लेते हैं कि सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश जो है वो थीम देश है कोलकाता बुक फेयर का। ऐसा क्यों है, क्योंकि इस वर्ष बांग्लादेश मना रहा है अपनी आज़ादी का 50वां वर्ष, ठीक है। पहले भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सारे एक ही थे, फिर क्या हुआ 1947 में पाकिस्तान हटा और 1971 में वॉर के बाद बांग्लादेश भी हट गया, ठीक है। तो 26 मार्च को मनाया जाता है क्या, बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस। 26 मार्च को ये आज़ाद हो गया था, 26 मार्च 1972 को, ठीक है। तो इसी बार जो इस वर्ष जो है ये 50 वर्ष हो गया बांग्लादेश के आज़ादी के। और बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल का एक बहुत ही कल्चरल सा रिलेशन रहा है, ठीक है। दोनों पहले एक ही बंगाल के पार्ट थे, फिर बाद में वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल हो गया और ईस्ट बंगाल बाद में पाकिस्तान का पार्ट बना और अब उसी को ही बांग्लादेश के नाम से जाने जाते हैं। तो
जो ईस्ट पाकिस्तान हो गया था और अब बांग्लादेश है, उसकी जो आज़ादी का महोत्सव है, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए कोलकाता बुक फेयर का जो थीम है वो रखा गया है क्या, बांग्लादेश के नाम पर। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे आप जरूर याद रखें। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, रिसेंटली इन विच कंट्री फॉसिल ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिड जुरासिक फ्लाइंग एनिमल हैज बीन फाउंड। हाल ही में किस देश में मध्य जुरासिक काल में उड़ने वाले दुनिया के सबसे बड़े जानवरों के जीवाश्म मिले हैं। हमारा ऑप्शन है ए डेनमार्क, बी नीदरलैंड, सी स्विट्जरलैंड या डी स्कॉटलैंड। तो पहले जान लेते हैं सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में क्या मिला है, जीवाश्म मिले हैं किन जानवरों के, एक मिड जुरासिक यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने एक जानवर था। ठीक है, ये बेसिकली एक उड़ने वाला रेप्टाइल था जो कि उड़ सकते हैं। रेप्टाइल मतलब डिगने वाले जानवर जैसे कि सांप। तो ये एक ऐसा रेप्टाइल था जो कि उड़ सकता था और इसके क्या मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं। और ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्लाइंग एनिमल था। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा अब तक का फ्लाइंग एनिमल ये था। इसके जो जीवाश्म मिले हैं ये कहाँ मिले हैं, ये स्कॉटलैंड में मिले हैं। और स्कॉटलैंड में कहाँ मिले हैं, इसेल ऑफ स्काई नामक जगह पर मिले हैं, इसेल ऑफ स्काई। ठीक है, स्कॉटलैंड क्या है, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। तो यहीं पे जो स्किल ऑफ स्काई है यहाँ पे क्या मिला है, ये जो फॉसिल मिला है, तो एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है क्योंकि ये जो है वो वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिड जुरासिक फ्लाइंग एनिमल है, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा उड़ने वाला जीव है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे तरह के जानवरों का नाम क्या होता है, ऐसे तरह के जानवरों का नाम होता है पेट्रासॉर्ड्स। ठीक है, डायनासोर का अपना नाम सुना होगा, इन्हें कहते हैं क्या, पेट्रासॉर। ठीक है, डायनासोर जैसे ही होते थे बट ये थोड़े से अलग होते थे। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा क्वेश्चन नंबर 8 और जो कहता है, जन औषधि वीक इज बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम 1 मार्च टू 7 मार्च 2022। व्हाट इज थीम फॉर दिस ईयर। जन औषधि हफ्ता 1 मार्च से 7 मार्च 2022 तक शुरू किया जा रहा है। इस वर्ष का विषय क्या है। हमारा ऑप्शन है ए जन औषधि जन रक्षा, बी जन औषधि जन उपयोगी, सी जन औषधि जन कल्याण या डी जन औषधि जन जीवन। तो जान लेते हैं पहले सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जन औषधि जन उपयोगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हफ्ता चलाया जा रहा है ये चलाया जा रहा है इसलिए क्योंकि जो जन औषधि दिवस होता है वो होता है 7 मार्च को। तो जैसा कि नेशनल साइंस डे होता था 28 को, तो वो चलाया गया कब, 22 से 28 को। वैसा ही जन औषधि वीक चलाया जा रहा है कब से, 1 से 7 मार्च तक। ठीक है, और इस वर्ष का थीम क्या है, जन औषधि जन उपयोगी, मतलब जो जन की औषधि है वो जन के लिए उपयोगी हो, ये इस वर्ष का थीम है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये स्टार्ट किया गया है जो हमारे मिनिस्टर है ऑफ हेल्थ मनसुख मंडाविया के द्वारा। किसके द्वारा, मनसुख मंडाविया जी, ये हेल्थ मिनिस्टर है और साथ ही साथ ये केमिकल और फर्टिलाइजर के भी मिनिस्टर है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप जरूर याद रखें। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 जो कि रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चन नंबर 9 दैट सेज विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस। किस केंद्रीय मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना का शुभारंभ किया। हमारा ऑप्शन है ए पीयूष गोयल, बी गजेंद्र सिंह शेखावत, सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह या डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो पहले जान लेते हैं सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह किसके मिनिस्टर हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। ठीक है, और भी इनके अलग अलग प्रोफाइल्स हैं, कौन कौन से प्रोफाइल्स हैं इनके, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन कौन से प्रोफाइल को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आते हैं क्वेश्चन पे। इन्होंने लॉन्च किया क्या, इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस। ठीक है, अब हमारा देश किसानों का देश है और किसान निर्भर करते हैं किस पे, मानसून पे। तो मानसून पे एक प्रॉपर रिसर्च हो, इसके लिए है ये इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट बनाया गया है ताकि मानसून की सही प्रोडिक्शन हो सके। और मानसून का अगर जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो क्या हमें मेजर्स उठाने चाहिए और किस तरह का जो इसके कारण डैमेज हो सकता है उसे कैसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो इन चीज़ों की रिसर्च के लिए क्या होगा, इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट जो है हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा, ये होस्ट किया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये है पुणे में। तो इसके द्वारा इसे हेड किया जाएगा और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च होंगे, तो एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव और बहुत ही अच्छा कदम। तो इसी के साथ बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके स्क्रीन पर, और ये क्या कहता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ सेबी। सेबी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हमारा ऑप्शन है ए अजय त्यागी, बी गीता गोपीनाथ, सी चित्राराम कृष्णा या डी माधवी पुरी बुच। पहले जान लेते हैं सही ऑप्शन क्या है। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी माधवी पुरी बुच। ठीक है, तो माधवी पुरी बुच अब क्या हो गई है, ये हो गई है सेबी की नए अध्यक्ष, नई प्रमुख। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किया है जो ऑप्शन ए में देख रहे हैं अजय त्यागी, इन्हें रिप्लेस किया है। ठीक है दोस्तों,
तो माधवी पुडी जो है वो सेबी की जो अध्यक्ष है वो बनने वाली पहली महिला है। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट और एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो माधवी पुडी कौन है? सेबी की प्रमुख है और पहली महिला प्रमुख है। ठीक है, पहली महिला प्रमुख है। ठीक है, तो सेबी का काम क्या है? सेबी जो है वो एक सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सिक्योरिटीज़ की जो लेन देन होती है उसको ये रेगुलेट करने का काम करती है कि इसमें कुछ भी इशू ना आए और सब कुछ स्मूथली चलता रहे, कोई भी इसमें किसी भी प्रकार का करप्शन ना आ पाए, इस पे नज़र रखना सेबी का काम है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने विचारों को कमेंट में लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए सरकारी परीक्षा को और बेल आइकन जरूर दबाइए। इससे क्या होगा, कोई भी नए जो अपडेट्स आएंगे उन्हें आप तुरंत देख सकेंगे, कोई भी नए वीडियोज़ आएंगे उन्हें आप तुरंत देख सकेंगे। साथ ही साथ आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको मिलेंगे ढेरों मजेदार कंटेंट्स फॉर योर एग्जामिनेशन और साथ ही साथ आपको मिलेंगे लेटेस्ट एग्जाम्स के अपडेट्स। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। जय हिंद।